हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है, डेड, और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी दुनिया से लोग पहुंचे, अनुष्ठान वहां पर किया गया। समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन यानी सबमर्सिबल व्हीकल का नाम क्या है, जो कि 2026 में लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है, और क्या है जो बवाल चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। किस एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है। सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था 2023 से, उसके बाद पहली बार वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है, तो कौन है और उस गृह युद्ध की हालात क्या है अभी जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले दिनों। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया, तो किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, काफ़ी प्रमुख हस्ती थे वो। अमेरिका किस देश से आतंकवाद समर्थक देश का टैग हटा दिया है उसने, और कई सारे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है, उन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, पिछले दिनों कुछ दिन वीडियो नहीं देखने को मिला था, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ रहा है। एक आध हफ्ते और की बात है, फिर रेगुलर हो जाएगा। मुझे लगता है 10 जून के बाद से रेगुलर आपको वीडियो मिलने लगेगा। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था अभी हाल ही में प्रीलिम्स के, तो उसमें करंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चंस टकराए हैं। एक एक क्वेश्चंस का पूरा मैंने डिटेल बताया है, और उसका मैंने पुराना वीडियो भी दिखाया है कि जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ढंग से मतलब काफ़ी प्रश्न टकराए हैं। ओके, करीब 24 के आसपास प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, उसमें से 22 प्रश्न सीधे के सीधे टकरा गए हैं। एक एक चीज़ मैंने बताया है, विद प्रूफ दिखाया है, तो ज़रूर देखिएगा आप। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न होगा यहाँ पर। किस देश में याला ग्लेशियर को डेड यानी मृत घोषित कर दिया गया, और कई देशों के लोग और ग्लेशियोलॉजिस्ट वो मई 2025 में उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी है वहाँ पर जाकर। आंसर क्या होगा? नेपाल। ये सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल एग्जामिनेशंस में। तो देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर है, और इधर हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर आप देख रहे हैं। तो ये नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, यानी डेड घोषित कर दिया गया है। ये नेपाल के लांगटांग में स्थित ग्लेशियर। एक बार मैप के जरिए चलते हैं, बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। ये प्यारा भारत है और ये हमारा पड़ोसी नेपाल है, और नेपाल में ही हम इस तरफ देखेंगे चीन के करीब में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है ये वाला, और तो वही ग्लेशियर जो है ना वो अब लगभग ख़त्म हो चुका है। ओके, तो उसी की स्मृति में उसको श्रद्धांजलि दी गई है। एक अलग बात है, याला ग्लेशियर नाम है उसका। सवाल हो सकता है कि याला ग्लेशियर कहाँ पर है। ये यहाँ पर याला ग्लेशियर है उसका। ये देखिए आप, अलग अलग ईयर्स में, जैसे 1982 में ये ग्लेशियर इस तरीके था, ठीक है। काफ़ी मोटी परत थी बर्फ़ की। उसका 1996 में देखिए कम होता चला गया, 2008 में कम हुआ, 9 में, 22 में, फिर 24 में बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया, एकदम कम हो गया। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जहाँ पर उस ग्लेशियर, जहाँ पहले वहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, और वहाँ पर जाकर ये इस तरीके से मतलब श्रद्धांजलि दी गई कि ये ग्लेशियर जो है वो ख़त्म हो गया है। नेपाल के लांगटांग में स्थित ये याला ग्लेशियर है। ओके, और ये हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में वहाँ पर प्रशिक्षण, ग्लेशियोलॉजिकल जो ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर किया जाता था। क्रायोस्फीयर रिसर्च का एक प्रमुख सेंटर था, लेकिन अब ये ग्लेशियर नहीं रह गया है। तो अभी हुआ क्या है, 12 मई को वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदाय, इसका भिक्षुओं और भारत, नेपाल, चाइना, भूटान और भी कई देशों के लोग वहाँ पर पहुँचे और एक अनुष्ठान किया गया। और आप ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, यहाँ पर पट्टिका भी लगाई गई है कि ये कभी यहाँ पर ग्लेशियर हुआ करता था, ठीक है। तो याला एशिया का ऐसा पहला और दुनिया का ऐसा तीसरा ग्लेशियर है
जिसकी याद में एक लेखक हैं एंड्री स्नेर मैग्नासन, तो उनके शब्दों वाली पट्टिका लगाई गई है वहाँ पर। और तो इससे पहले जो है ना वो पट्टिका जैसे 2019 में आइसलैंड के ओके ग्लेशियर में, 2021 में मैक्सिको के अयोलोको ग्लेशियर में वहाँ पर लगाया गया था, स्मारक बनाया गया था। तो मतलब एक तरह से संदेश है कि देखिए कि किस तरीके से जो धरती को गर्म कर रहे हैं, पूरी तमाम लोग मिलजुल कर जो गर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से ये ग्लेशियर्स जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है और ये एक मतलब किस तरीके से ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे भारत में जो नदियां हैं ज़्यादातर वो क्या है, इधर से निकल रही हैं, ग्लेशियर से निकल रही, गंगा, यमुना और तमाम बहुत सारी नदियां हैं। तो उसकी वजह से अब ग्लेशियर जैसे जैसे कम होंगे तो उनमें पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, ये जो है ना ये समुद्र तल से करीब 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था ये ग्लेशियर, और अब ये लगभग 66% सिकुड़ चुका है। टॉप पे जो है ना वहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर पे बैठे हैं, और ये जो है ना खिसक के करीब 750 मीटर से ज़्यादा पीछे हट चुका है, उस तरफ हट चुका है। और पर्यावरण वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पर्याप्त बर्फ नहीं बचा है जिससे इसको ग्लेशियर के रूप में हम कह सकें। ग्लेशियर दोबारा अब लौट नहीं सकेगा, वैज्ञानिक ये कह दे रहे हैं अभी से ही। ठीक है, और उनका कहना है कि थोड़ा मोड़ा जो भी बर्फ बचा हुआ है उस ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्रों में वो 2040 तक या उससे पहले पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दशकों से इसकी निगरानी की जा रही थी। कुछ पॉइंट्स भी मैंने दे दिया है यहाँ पर। देखिए, वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि हिमालय में मौजूदा सदी के ख़त्म होने तक करीब 54,000 ग्लेशियर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये अभी से ही चेतावनी दे दी गई है कि इस सदी के अंत तक ये सब होने वाला है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ग्लेशियर जो है ना वो उसके पिघलने का, उसके ख़त्म होने का क्या दुष्परिणाम होगा। हमें साफ़ पानी जो मिलता है, देखिए हिमालय में ग्लेशियर के कारण दुनिया का सबसे बड़ा साफ़ पानी का भंडार माना जाता है हिमालय को, और वहाँ ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। तो ऐसे में यही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत आगे आने वाले वक्त में दिक्कत होगी, पानी की समस्या बहुत बड़ी होगी। तो इन लोगों ने जो धार्मिक अनुष्ठान किया, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी, तो एक तरह से संकेत है और मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर दुनिया नहीं संभली, जो पर्यावरण जिस तरीके से गर्म हो रहा है, अब ये देखिए कि हर महीना जो है ना वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे पिछले महीने ही हम लोगों ने देखा था कि अप्रैल जो था वो सबसे गर्म अप्रैल था अब तक का, तो मई भी सबसे ज़्यादा गर्म मई होगा, यही देखने को मिलेगा, जल्दी ही रिपोर्ट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हिमालय जब खत्म होंगे तो हमारी नदियों में पानी का प्रवाह कम होता जाएगा। ठीक है, तो नेपाल का मामला है, राजधानी है काठमांडू, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। मानव युक्त मिशन क्या है, समुद्रयान के लिए जो निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन है, यानी सबमर्सिबल व्हीकल कहेंगे अंग्रेजी में इसको, तो उसका नाम बताएं, जिसे 2025 में परीक्षण के लिए और 2026 में रिसर्च के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा फाइनली। क्या नाम है इसका, नाम आपको याद रखना है। आंसर होगा मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 ये नाम रखा गया है इसका। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि वो 2026 तक के एंड तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा और 2025 के अंत तक उसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम का ये स्वदेशी रूप से विकसित है, ये सबमर्सिबल कहते हैं इसको, और ये पानी के नीचे जाएगा और वहाँ पर जाकर रिसर्च का काम करेगा ये। ठीक है, ये चौथी पीढ़ी का मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है, यानी सबमर्सिबल व्हीकल है, और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है। और एक बार में 3 वैज्ञानिक इसमें जा सकते हैं। सामान्य संचालन लगभग 12 घंटे का होगा, और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो 96 आवर तक इसका संचालन किया जा सकता है। और 6000 जो इसका नाम है ना, मत्स्य 6000, तो 6000 मीटर नीचे, यानी उतनी समुद्र के नीचे गहराई तक
वो जाने में सक्षम है। मतलब ये हुआ कि 6000 मीटर नीचे, यानी लगभग समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे जो पानी का प्रेशर होगा उसको ये झेलने के काबिल बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो डीप ओशन मिशन जो है ना उसी के तहत है ये। और डीप ओशन मिशन यानी समुद्रयान को, उसको इस मिशन को 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया था। और इसका नेतृत्व जो है ना वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये देखिए NIOT क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, वो इसको लीड कर रहा है और ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो गहरा समुद्र है वहाँ पर जो खनिज है, ठीक है, और पॉलीमेटालिक जो न्यूडल्स वो सब हैं, तो उन सब संसाधनों की खोज की जाएगी। गहरे समुद्र में पर्यटन का मार्ग भी प्रशस्त करना है। ओके, और रिसर्च हो, कूटनीतिक मतलब रिसर्च के माध्यम से जो रणनीतिक जो भागीदारी है वो मजबूत हो सके, और समुद्र तल से जो जैविक अजैविक नमूने हैं उन सब को लिया जा सके, रिसर्च किया जा सके, ये है इसका मुख्य मकसद। ठीक है, जो ब्लू इकॉनमी है यानी समुद्र से जो हमें खनिज मिल सकते हैं उन सब को लेकर ये काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा, ये मई के दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, और 2025 में ये 10 मई और 11 अक्टूबर होता ही है। 2 दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। ठीक है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ओके, देखिए क्या है ना कि बर्ड फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं शहर, क्योंकि जो कृत्रिम लाइट जलाई जा रही है रात को, तो उसकी वजह से जो है ना पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट रात को ना रखा जाए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लाइट रखी जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रवासी पक्षी दिवस की बात हो रही है, यानी जो एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश ऐसे जाते हैं। दुनिया में ऐसे 9 फ्लाईवे हैं, मतलब पक्षियों के उड़ने का रूट है। ठीक है, जैसे इधर देखिए आप भारत की ओर, इस तरफ सेंट्रल एशिया फ्लाईवे है, इस तरह से ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है। ठीक है, ये अलग अलग फ्लाईवे है। तो यहाँ से चिड़ियाँ उड़ती हैं और यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतनी लंबी चौड़ी यात्रा वो चिड़िया करती है। अगला क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप सुनिएगा। और हाँ, आपको एक बार और बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑफ़र चल रहा था वो अभी भी है, और अभी 2-3 दिनों में ही वो ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। और तमाम जो अलग अलग बैचेज हैं, चाहे मेंबरशिप है करंट फोर्स का, उन सब में 50% से भी ज़्यादा छूट दे दी गई है। तो अब वो छूट ख़त्म हो जाएगी जल्द ही। तो उससे पहले मैं कहूँगा कि आप अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई तरह के हैं, जैसे करंट फोर्स का मेंबरशिप प्लान ही है, ISPCS मेंबरशिप प्लान है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न UPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टकराए थे। इसके अलावा बेसिक मेंबरशिप है, जो कि SSC, टीचर, रेलवे इन सब के लेवल का है SSC का। तो वो बेसिक मेंबरशिप प्लान है करंट फोर्स का। 1 साल का ये मेंबरशिप प्लान होता है। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है। PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, तो ये सब कुछ होता है उसमें। PDF भी कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ होता है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप D के चल रहे हैं, आपको UP PET का जो एग्जामिनेशन है उसके लेकर बैच चल रहा है। ठीक है, बिहार पुलिस का बैच चल रहा है। इसके अलावा अगर BPSC की बात करें, PCS लेवल की, तो BPSC का बैच चल रहा है ऑलरेडी, UP PCS का बैच चल रहा है, और UPSC का भी बैच जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। मुझे लगता है कि 20 जून के आसपास इसके बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। ओके, तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहीं पर आपको बैच मिलेगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर होगा, क्या है प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी गई है? ठीक है, तो
इसका क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है, ठीक है, और ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो देता है, कई बार नहीं भी दे सकता है, मना भी कर सकता है। तो क्या अनुच्छेद है, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। देखिए पॉलिटी वाले जो प्रश्न है ना, वो करंट से जो जुड़ा हुआ है ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143(1), ठीक है। तो एक दुर्लभ संवैधानिक कदम उठाया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये 13 मई को उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। मोटे तौर पर अगर कहें ब्रॉडली, तो राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या न्यायिक आदेश यह तय कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 अनुच्छेद कौन सा होगा? तो राज्य विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की जो प्रक्रिया में शामिल करने वाला जो प्रावधान है वो होता है 200, अनुच्छेद 200। और एक और बात कही गई है अनुच्छेद 201 में क्या है? जब राज्यपालों द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है, मतलब वो रोक लेते हैं, तो ये किस समय तक और कैसे काम करना चाहिए, इसको लेकर पूछा गया है। मतलब राष्ट्रपति के संदर्भ में, मतलब उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि राज्यपाल के द्वारा जो शक्तियों का प्रयोग है उसके लिए किसी संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा या तरीके के अभाव में क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से कोई सीमा लगाई जा सकती है? तो ये सब बातें जो है पूछी गई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा और आप सुनिए, ठीक है, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले तो देखिए कि संविधान का जो आर्टिकल 143 है, 143 ये है क्या? इसमें दो हिस्से कह सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है ना कि ये जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं और संवैधानिक मुश्किलों को सुलझाने में मदद करता है। मुख्य रूप से दो तरह की राय मांगी जाती है और इसके लिए अलग अलग क्लॉज है। जैसे एक क्लॉज है आर्टिकल 143(1), इसी के तहत मांगे गए राय, तो राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह सवाल किसी मौजूदा विवाद से हो या मतलब किसी मुद्दे पर जो है ना संवैधानिकता के वैधता पर या किसी चीज़ पर कानूनी राय मांग सकते हैं। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 143(2) है, ठीक है, कि अगर कोई विवाद या किसी ऐसी संधि या समझौता या अन्य दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है जो संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले से चला आ रहा है, तो राष्ट्रपति जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में राय मांग सकते हैं। तो ये तो अधिकार हो गए इस आर्टिकल के तहत। अभी ताज़ा मामला क्या है? ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो कदम है ना, वो तमिलनाडु के संदर्भ में, तमिलनाडु के संदर्भ में पिछले समय में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है ना, उन्होंने वहाँ के विधानसभा के द्वारा जो पास विधेयक हैं उसको महीनों से रोक के रखा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि RN रवि हैं तो उन्होंने लटका के रखा था और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो इन्होंने राष्ट्रपति जी को भेज दिया था। फिर राष्ट्रपति के यहाँ भी वो विधेयक रुका रह गया बहुत समय तक। तो फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ना NK स्टालिन, तो और उनकी सरकार, तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि भाई ये आप बताइए कि क्या किया जाए, हमारे जो विधेयक हैं वो ये न तो वापस कर रहे हैं और न पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में यह आदेश जारी किया था कि जो मतलब कि जो संविधान में लिखा हुआ ना कि जल्दी से जल्दी इसको इस पर निर्णय लेंगे राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति विधेयकों पर, ठीक है। तो हालांकि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है संविधान में कि इतने ही समय में या तो वापस कर देना है या फिर स्वीकृत कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी फैसला लेने के लिए 3 महीने का ही समय होगा और इतना ही समय जो है ना वो दे दिया गया, कह दिया गया और एक लिमिट भी लगा दिया गया किसके लिए,
राज्यपाल के लिए भी कि राज्यपाल भी जो है ना एक लिमिट समय में ही वो किसी विधेयक को लेकर वो फैसला कर सकते हैं। तो इसको लेकर केंद्र सरकार जो है ना वो थोड़ी सी चिंतित हुई और बाद में हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने जो है ना वो सवाल पूछा है, राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इस पर राय दीजिए। और क्या क्या राय मांगे गए हैं आप एक बार देख लीजिए। राय जो मांगे गए हैं वो मैं दिखा देना चाहता हूँ एक बार। ये सारे हैं 14 जो सवाल पूछे गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। क्या जब मतलब इसमें कहा गया कि क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, क्या राज्यपाल के फैसले अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसले पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकता है। देखिए ये राज्यपाल के लिए ना समय सीमा निर्धारित कर दी थी और राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी। तो इसी को लेकर ये राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा है कि क्या राष्ट्रपति के फैसलों को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है। ये विशेषाधिकार होता है आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को है, किसी न्याय करने का अधिकार है इस मामले में। ठीक है, क्या राज्य विधानसभा के पारित किए गए कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना ही लागू हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि भाई इतने वक्त से ज़्यादा अगर रह गया तो फिर उसको मान लिया जाएगा। और उसी के तहत क्या हुआ, नोटिफाई कर दिया गया वहाँ के सरकार के द्वारा। ठीक है, तो क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है। कई सारे संवैधानिक प्रश्न भी उठाए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा और कुछ वेग प्रश्न भी है, मतलब कि डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सवाल पूछे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा और जब काफ़ी चर्चा हो रही है तो ऐसे में ये सवाल आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने पीडीएफ में भी पूरा डिटेल दे दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस पर जो है मशवरा दे ही, मना भी कर सकते हैं कि नहीं अब हम इस पर राय नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और राय दे भी सकते हैं। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है अलग अलग मामलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 17 मई को। और इस बार की थीम क्या है, आप देखिए थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ITU के द्वारा जारी ये थीम है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये थीम जारी है। भारत सरकार ने भी थीम जारी किया है, वो थीम अलग है। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, PIB में ये मैंने ये पढ़ा। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये जो है ना वो लगभग चीज़ें लगभग सेम है। कहने का उद्देश्य भी दोनों का सेम ही हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दिवस इम्पॉर्टेंट दिवस है। और कुछ डेटा भी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि भारत में टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं। तो ये टेलीफोन कनेक्शन जो है ना अक्टूबर 2024 तक 118.87 करोड़ हैं टेलीफोन कनेक्शन। टेलीफोन में मोबाइल वगैरह सब कुछ है, तो कितना 118.87 करोड़। और इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं, जून 2024 तक 96 करोड़ 96 लाख जो है वो इंटरनेट कनेक्शन है। मतलब लगभग 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन देश में है। ठीक है, और ये आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी संख्या। अगला क्वेश्चन लेंगे, इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। आंसर का होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक चैंपियन है नीरज चोपड़ा, आप जानते ही हैं। तो उनको 13 मई को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि उनको दी गई है। उस रैंक से जो है ना वो उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे पहले वो भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। टेरिटोरियल आर्मी में वो लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पाने से पहले उन्होंने उस पद से यानी पिछले पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी सूबेदार मेजर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर टेरिटोरियल आर्मी में वो
वो गए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप जानते होंगे, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान काफ़ी चर्चा हुई थी। टेरिटोरियल आर्मी जो है ना भारतीय सेना की एक इकाई है, और इसके स्वयंसेवक को, यानी जो उसमें चयनित रहते हैं, उनको सेना में हर वक्त नहीं जाना होता है, बल्कि साल में कुछ दिनों के लिए सैनिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सकें, क्योंकि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग रहेगी। अच्छा, उनको वेतन और ट्रेनिंग वेतन जो है ना उनको ट्रेनिंग और सेवा में बुलाए जाने के दौरान का ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता अगर वो घर पे हैं तो। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ना टेरिटोरियल आर्मी की, ये अक्टूबर 1941 में की गई थी। हिंदी में इसको प्रादेशिक सेना कहते हैं। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नीरज चोपड़ा शानदार खिलाड़ी हैं वो, और ओलंपियन हैं। ओके, वो शानदार ढंग से। ओके, और उन्होंने क्या टोक्यो ओलंपिक है उसमें 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था, 2023 में बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 18 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। तो ये है इस बार की थीम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। और इस दिवस की घोषणा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम उसके द्वारा की गई थी 1977 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा जो निलंबन था, सस्पेंशन था, वो मई 2025 में हटा दिया? आंसर होगा कांगो गणराज्य। ठीक है, तो फीफा ने 15 मई को ये फैसला कर लिया है, सस्पेंशन हटा दिया गया है। अब कांगो जो है ना वो इंटरनेशनल फुटबॉल जो एक्टिविटीज़ है उसमें पूरी तरह से भाग ले सकेगा। उसमें हुआ था कि वहाँ को जो संघ है और खेल मंत्रालय दोनों के बीच में विवाद हो गया था, टकराव हो गया था, इसी वजह से फीफा ने जो ना उस पर सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, कांगो गणराज्य जो है ना वो अगर मैप में देखेंगे, ये अफ्रीका का मैप है, उसमें यहाँ पर ये वाला जो है ना ये कांगो है। कांगो नाम से दो देश मिलेंगे आपको, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC कांगो, और एक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात हो रही है। ये वाला जो है ना ब्लू वाला ये देख रहे हैं वो है रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसकी राजधानी ब्राज़ाविल है, राष्ट्रपति वहाँ के डेनिस सासो नुगुएसो हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं अनातोले कोलिनेट माकोसो, मुद्रा वहाँ पर चलती है CFA फ्रैंक। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वह है 17 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? अपना रक्तचाप सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबी आयु पाएं। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो मतलब ब्लड प्रेशर आप जांचेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे तो लंबे समय तक आप जिएंगे। देखिए, जो हाइपरटेंशन है या फिर कहें ये ब्लड प्रेशर का जो मामला है वो साइलेंट किलर के रूप में इसको माना जाता है। और भोजन में नमक का सेवन सीमित करने और फल सब्जियों का सेवन बढ़ाने से, जीवन शैली में बदलाव करने से जो ब्लड प्रेशर का जो है वो नॉर्मल रखा जा सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फुटवेयर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर का पूरन चंद डावर को। ठीक है, तो केंद्रीय जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ना केंद्र सरकार का, उसी ने अभी मई में ये इस परिषद का यानी इस काउंसिल का पुनर्गठन किया है और इसका अध्यक्ष पूरन चंद डावर को नियुक्त किया है। इस जो काउंसिल है ना इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। भारत में व्यापक जो श्रम आधारित जो फुटवियर हैं यानी जूते, चमड़े से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, जूते से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, तो उन सब को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए, घरेलू जो उद्योग है, उत्पादन है, उसको बढ़ावा देने के लिए, निर्यात बढ़े, इसके लिए इस काउंसिल का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, एक और बात बताऊं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बात हो रही है।
तो जहाँ भी ये मंत्रालय लिखा हुआ मिले ना, तो वो समझ लीजिएगा केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र में मंत्रालय होता है, ठीक है, और राज्य में डिपार्टमेंट होता है। आप कहेंगे मंत्री तो होता है, तो राज्य में डिपार्टमेंट यानी विभाग के मंत्री होते हैं, और केंद्र में मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, समझ गए आप? जैसे केंद्र में गृह मंत्रालय होता है, उसके मंत्री होते हैं जो कि अमित शाह जी हैं। ओके, लेकिन राज्य में गृह विभाग के मंत्री होते हैं, होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। तो ये अंतर है। जैसे ही कहीं भी मंत्रालय लिखा हुआ दिखे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जैसे है, तो ये समझ लीजिए केंद्र सरकार की बात हो रही है। ठीक है, अब वो मंत्रालय मत समझ लीजिए जैसे महाराष्ट्र में बिल्डिंग का नाम ही मंत्रालय है, ठीक है, वो अलग मामला है। ओके, तो ये पूरनचंद डाबर जो है वो आगरा के हैं, और आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर जो है ना उसके प्रेसिडेंट भी हैं ये। अगला क्वेश्चन, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषित किया हुआ है, 2018 में ये घोषित किया था, शांति से दुनिया रहे इसके लिए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका यानी यूएसए ने मई 2025 में किस देश से आतंकवाद समर्थक देश का टैग हटाया, और इसके अलावा कई सारे जो बैन थे, प्रतिबंध थे, उसको भी हटा दिया? आंसर का सीरिया। ठीक है, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, सीरिया से पे बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, तो उसको हटा दिया है। एक और मैप के ज़रिए देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे। ये प्यारा भारत है अपना, और इधर का जो हिस्सा है ना, ये वाला जो कलरफुल दिख रहा है, ये है क्या? वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया। इसको अमेरिका और यूरोप के लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। ओके, तो इसी में यहाँ पर ये वाला जो देश देख रहे हैं वो है सीरिया। अमेरिका ने 1979 में सीरिया को आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर दिया था, और उसके बाद से बहुत सारे बैन लगे हुए थे। पिछले वक्त में आपने सुना होगा कि वहाँ जो है वो बशर अल असद उनकी सरकार थी, और उनको विद्रोहियों ने जो खदेड़ दिया। बाद में वो उन्होंने बशर अल असद ने फिर रूस में जाकर शरण ली है, और फिर सीरिया में जो ना विद्रोहियों का पूरा वहाँ कब्जा हो गया, वहीं उसकी सरकार हो गई है। ठीक है, तो सीरिया के जो राष्ट्रपति अब हो गए हैं, जो पहले विद्रोही थे, राष्ट्रपति का नाम है अहमद अल शरा। ठीक है, तो वो कभी टॉप कमांडर था और अमेरिका का मोस्ट वांटेड अपराधी था, घोषित था। ठीक है, अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का इनाम रखा हुआ था, और इस पर से दिसंबर 2024 में, यानी जब इसने अमेरिका के कहने पर ही एक तरह से माना जाता है कि सीरिया पर कब्जा कर लिया विद्रोही नेता ने, तब इस पर से बैन हटा दिया गया था। और अब पूरे सीरिया से जो तमाम बैन है वो ख़त्म कर दिया गया है। और ट्रंप जो है ना अभी जब सऊदी अरब गए थे तो उस दौरान इनसे मुलाकात भी की और कहा कि संबंधों को बेहतर करेंगे, सीरिया को उसके डेवलपमेंट में बहुत मदद करेंगे, और सीरिया में जो विदेशी आतंकी है उसको निकालने की बात भी कही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, सीरिया जो है ना मैप में तो देखा ही आपने, उसकी राजधानी क्या है? दमिश्क राजधानी है। करीब 2.36 करोड़ आबादी है। मुद्रा यहाँ पर सीरियाई पौंड चलती है। ओके, अगला क्वेश्चन होगा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वह है 20 मई को। 20 मई को ये मनाया जाता है। और थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। ठीक है, ये है इस बार की थीम। ये दिन जो है ना वो एंटोन जनसा के जन्म ये 1934 में, तो उनकी याद में मनाया जाता है, और मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता है उनको। ठीक है, और भारत में मधुमक्खी पालन एक पारंपरिक प्रथा भी है। अब बाज़ार में डिमांड बढ़ रही है तो उसको मधुमक्खी पालन जो है ना वो किया जाता है बक्से वगैरह में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? आंसर का भारत ने जीत लिया है। भारत ने सैफ अंडर 19 ये चैंपियनशिप बांग्लादेश को हराया है। ये 4-3 से हराया है।
ठीक है। और ये भारत का दूसरा सैफ अंडर 19 खिताब है। इससे पहले भारत ने 2023 में जीता था पाकिस्तान को हराकर, और अब 2025 में ये भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? तो गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया, ये अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं पर हुआ था। और सैफ के बारे में अगर हम बात करें, ये सैफ ये क्या है? ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहिए उसको, ठीक है। तो ये दक्षिण एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये एक संघ है और वो आयोजन करता है। और इसमें अभी 2025 के संस्करण में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजी ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है? आंसर है 25 मई को, 25 मई, ठीक है। पिछले साल ही 7 मई की बात है 2024 को, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये फैसला किया था कि 25 मई को हर साल जो है ना वो ये दिवस मनाया जाएगा। फुटबॉल दुनिया का काफ़ी लोकप्रिय खेल है, तो उसको लेकर। अगला क्वेश्चन, सूडान में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सूडान में 2023 में गृह युद्ध के बाद यानी सिविल वॉर के बाद पहली बार वहाँ प्रधानमंत्री कौन बना है? क्या नाम है उनका? नाम है उनका कामिल अल तैयब इदरीस। क्या नाम है? कामिल अल तैयब इदरीस। सूडान के जो सेना प्रमुख है ना, उनका नाम है जनरल अब्देल फतह अल बुरहान। तो उन्होंने 19 मई को कामिल अल तैयब इदरीस को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। आपको बताऊं कि जो सूडान है वो ये देखिए, ये वाला है। 2 देश हैं, एक सूडान है, एक साउथ सूडान है। तो ये सूडान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आप देखिए वहाँ जो उत्तरी अफ्रीका है ना, उसके बहुत सारे देश, मतलब इतने सारे देशों में वहाँ सैन्य तख्तापलट वगैरह की स्थितियाँ पिछले कुछ सालों में रही हैं। और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में तो इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं पिछले दिनों, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में यहाँ पर सिविल वॉर हो गया था, यानी गृह युद्ध हो गया था। और उसके बाद से अभी यानी इस वक्त ये संक्रमणकालीन इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। मतलब कि नई सरकार जब बनेगी, वहाँ चुनाव होगा, तब तक के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे 2022 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब्दुल्ला हमदोक उन्होंने। जैसे सूडान में क्या ना, सिविल वॉर कैसे है, ये अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, जब सेना और वहाँ का जो अर्धसैनिक बल है RSF, वो दोनों ही भिड़ गए थे। और उनकी लड़ाई जो है खार्तूम से पूरे देश में फैल गई थी। पूरा कब्जा के सेना कब्जा करे देश पर, देश के शहरों पर, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कब्जा करे, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स का नाम था RSF। दोनों के लीडर थे और दोनों लड़ रहे थे। तो बाद में फिर सेना हावी हुई और ज़्यादातर शहरों पर सेना ने कब्जा कर लिया। और करीब करीब बताया जाता है, अच्छा ये सेना के प्रमुख हैं वो, ठीक है, वहाँ इस दौरान 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन बताया जाता है कि वास्तविक संख्या इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 40 लाख से अधिक दूसरे देशों में उन लोगों को शरण लेना पड़ा है, ठीक है। भुखमरी की स्थिति वहाँ पर है। तो ऐसे में इनको जो है ना वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, कामिल अल तैयब इदरीस को। वो सूडान मतलब संयुक्त राष्ट्र के सूडान मिशन के पूर्व कानूनी सलाहकार भी हैं और यूनाइटेड नेशंस अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य भी हैं वो, ठीक है। उनको निष्पक्ष रूप से माना जाता है कि निष्पक्ष हैं। और सेना के साथ साथ वहाँ का जो अर्धसैनिक बल है वो भी इनको स्वीकार कर रहा है। तो अब वहाँ देखते हैं कि शांति होती है या नहीं होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 17 मई को। देखिए ये जो दिवस है ना वो LGBT के अधिकारों को जागरूकता फैलाने के लिए, LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया 20 मई 2025 को। तो किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे? काफ़ी पॉपुलर ये परमाणु वैज्ञानिक हैं MR श्रीनिवासन।
क्या होगा इसका आंसर? तो परमाणु से ही समझ लीजिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। वो 95 ईयर के थे और भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से उनको एक माना जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है परमाणु ऊर्जा में, ठीक है। तो इसमें इनका भी एक योगदान माना जाता है। ये 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी काउंसिल के कमीशन के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष रह चुके थे और परमाणु ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। 1987 में वो बनाए गए थे, ठीक है, कुछ वक्त रहे। और उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL उसकी स्थापना की थी। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसके अलावा जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। इनको 2015 में पद्म विभूषण मिला था, उससे पहले 1990 में पद्म भूषण मिला, उससे पहले 1984 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थोड़ा कुछ दिन और अनियमित रहेगा करंट अफेयर्स, लेकिन मुझे लगता है कि 10-12 जून के बाद से रेगुलर हो जाएगा करंट अफेयर्स लगातार। मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो इस वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका कोई भी करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं, ठीक है। देर से सही लेकिन पूरा कवर मैं करवा दूंगा। ओके, बाय।